बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 9 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यह यूनिट थ्योरम से मुतल्लिक़ है। जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा थ्योरम्स हैं उनमें से थ्योरम नंबर 1 हम कर चुके और दूसरा थ्योरम जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो थ्योरम नंबर 4 है। तो अब हम बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए थ्योरम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लेकिन थ्योरम नंबर 4 शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक और शेयर भी किया करें। तो थ्योरम इसलिए पहले शुरू किए थे क्योंकि पहले 4 चैप्टर हमारे हो चुके, उनमें से 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, हमने करने भी 2 होते हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव पार्ट का करना होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है और वो होता है थ्योरम का। तो पहले कंपलसरी को कर लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 4 चैप्टर करने के बाद हमने थ्योरम्स को शुरू किया है। तो चलते हैं यूनिट नंबर 9 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल के यूनिट नंबर थ्योरम नंबर 4 की तरफ। ऊपर स्टेटमेंट आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। इफ़ टू कॉर्ड के बारे में बता चुका हूँ, कैसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को इंटरनली यानी अंदर से 2 पॉइंट्स पे टच करती है। अगर ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर में से गुजर जाए तो इसी का नाम डायामीटर हो जाता है, लेकिन इसको कॉर्ड भी कहते हैं। तो ये जो सामने डायग्राम नज़र आ रही है इसमें AB और CD कॉर्ड्स हैं। इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कंग्रेंट, तो ये जो डायग्राम के अंदर सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स AB और CD नज़र आ रही हैं, ये कंग्रेंट हैं, ये मुतमासिल हैं, ये इक्वल हैं। देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्राम सेंटर। तो ये दोनों कॉर्ड्स AB और CD सेंटर ओ जो है इससे इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल फासले पे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। मीन OE इक्वल होगा OF के। ज़्यादातर थ्योरम्स का पहला हिस्सा जैसा कि यहाँ भी है, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, ये गिवन होगा। देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये टू प्रूव होगा। तो एक अहम बात, आपकी बुक में जो थ्योरम नंबर 4 दे दिया गया है उसकी डायग्राम इस तरह की नहीं है, मैंने इसमें थोड़ी सी चेंज की है और बुक की निस्बत डायग्राम को ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की है। आपके माइंड में आए कि कहीं ये थ्योरम करने से हमारे नंबर ना कट जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कई सालों से ये थ्योरम इसी हालत में और इसी डायग्राम के साथ करवा रहा हूँ। अभी पिछले साल ही एक बच्चे के नंबर 75 में से 75 ही आए हैं, तो कई बच्चे ले रहे हैं 75, इसलिए ये थ्योरम बुक की डायग्राम की निस्बत इस हालत में इस डायग्राम के साथ करने में कोई हर्ज नहीं है, मैंने ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की है। तो चलते हैं, गिवन क्या है डायग्राम के अंदर, सर्कल के अंदर आपको नज़र आ रहा है और ऊपर स्टेटमेंट में भी उसने लिख दिया
2 कार्ड्स कंकरेंट हैं, तो हमने सर्कल ले लिया, उसमें कार्ड ए बी और सी डी कंकरेंट हैं। गिवन में लिख भी दिया ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट एक दूसरी बात भी है, पहले थ्योरम में ये हो चुकी, ओ ई यानी सेंटर से लेके जो कार्ड तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है परपेंडिकुलर टू ए बी, इसका मतलब है पॉइंट ई पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये यानी लॉ भी है कि जब कोई कार्ड हो और किसी सर्कल के सेंटर से उस पर उस पर लाइन ड्रा की जाए जो शॉर्टेस्ट हो, तो वो हमेशा 90 का एंगल बनाती है। तो गिवन के अंदर ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के, यानी पॉइंट ए पर 90 का एंगल बनता है, एंड ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी, तो पॉइंट एफ पर भी 90 का एंगल बनता है। मैं इसको इस्तेमाल करूंगा प्रूफ के अंदर, बुक वाले ने इसको इस्तेमाल नहीं किया बल्कि किसी और हालत में इस्तेमाल किया है। तो टू प्रूव क्या है, ओ ई जो डिस्टेंस है इक्वल है ओ एफ डिस्टेंस के, ओ ई इक्वल टू ओ एफ। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ए बी कार्ड्स पहले गिवन थी, सी डी भी गिवन थी, सेंटर ओ से ये जो ए बी कार्ड पर ई डिस्टेंस था और सेंटर ओ से सी डी कार्ड पर जो डिस्टेंस एफ है ये हमने प्रूव करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन ये की कि ये जो पॉइंट्स दोनों कार्ड्स के ए बी कार्ड का पॉइंट ए और सी डी कार्ड का पॉइंट डी, इसको सेंटर ओ से ज्वाइन कर दिया और लिख भी दिया ज्वाइन ओ विद ए एंड बी, सो दैट वी हैव 2 ट्राइंगल्स दैट आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आती हैं, ओ ए ई ये भी राइट एंगल है क्योंकि ई पर 90 का एंगल बनता है, ओ डी एफ ये भी राइट एंगल है क्योंकि एफ पर 90 का एंगल बनता है। तो अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। इसके प्रूफ के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट्स होती हैं जबकि राइट साइड पर रीजंस होती हैं। तो हर स्टेटमेंट लिखी जाएगी और राइट साइड पर उसकी रीजन भी डिटेल के साथ लिखी जाएगी। जी, तो हम डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि जो सेंटर से लेके कार्ड पर जो पॉइंट ई हमने सेलेक्ट किया है ओ ई बाइसेक्ट्स कार्ड ए बी, ये पीछे थ्योरम के अंदर हो चुका। वैसे ये रूल भी है कि कोई कार्ड पर लाइन परपेंडिकुलर हो और सेंटर से हो तो वो उसको बाइसेक्ट कर देती है, उसको हाफ कर देती है, उसको आधा कर देती है। क्यों कर देती है? दूसरी तरफ रीजन लिख दी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी, तो पॉइंट ई पर कॉर्ड ए बी को हाफ कर दिया गया है। सो ओ ई बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी। क्यों बाइसेक्ट करती है? रीजन भी बता दी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी। जब बाइसेक्ट करती है तो इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो ए से लेके पॉइंट ई तक का डिस्टेंस है वो टोटल कार्ड का हाफ हो जाता है। इसलिए कार्ड को हमने 1/2 पर यानी 2 पर डिवाइड कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दी। अब दूसरी कार्ड सी डी की तरफ चलते हैं। तो सी डी पर हमें पॉइंट एफ नज़र आ रहा है, तो जो ओ से लेके एफ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट एफ पर कार्ड सी डी को भी हाफ करती है। हमने लिख दिया ओ एफ बाइसेक्ट्स कार्ड सी डी। जो ओ से लेके एफ तक डिस्टेंस है कार्ड को पॉइंट एफ पर जाके बाइसेक्ट कर देता है, आधा कर देता है, हाफ कर देता है। तो फिर हमने रीजंस में भी लिख दिया ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी हाफ क्यों करता है? इसलिए कि ये जो लाइन सेगमेंट ओ एफ है कॉर्ड सी डी पर परपेंडिकुलर है। और हमने लिख दिया फिर डी से लेके एफ तक डिस्टेंस, ये डी वो पॉइंट था जो कि हमने सेंटर ओ के साथ कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया था।
तो डी से लेके एफ तक का डिस्टेंस जो है, यानी डी से लेके एफ तक की जो लेंथ है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉर्ड सी डी। ये जो सी डी टोटल कॉर्ड है उसका आधा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया गया। तो हम ऊपर गिवन के अंदर लिख चुके हैं कि ए बी और सी डी जो दो कॉर्ड्स हैं इक्वल हैं, तो हमें पता भी है। फिर हमने लिख दिया बट ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सी डी। आगे रीजन के अंदर हमने इसको गिवन की सूरत दे दी है। तो इसके बाद हमारे पास जो दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, पहली राइट एंगल ट्राइंगल है, डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, ओ ए ई, इसका रिलेशन जोड़ते हैं। दूसरी तरफ राइट एंगल ट्राइंगल है ओ डी एफ के साथ। इनमें से हम तीन चीज़ों को कंकरेंट करते हैं, तीन चीज़ों को इक्वल करते हैं। एक तो ऊपर साबित कर आए हैं, प्रूफ कर आए हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर, यानी हमने दोनों कार्ड्स के हाफ बनाए, दोनों कार्ड्स के हाफ आपस में भी कंकरेंट होंगे। तो हम फिर कह सकते हैं ए ई यानी ट्राइंगल्स हमने ले ली, राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए ई, और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी एफ है। डायग्राम के अंदर मैंने बनाया भी नहीं कोई है। ए ई इक्वल है डी एफ के, यानी मैयर ए ई इक्वल है मैयर डी एफ के। रीज़न क्या लिखेंगे? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि ए ई हाफ है ए बी कार्ड का और डी एफ हाफ है सी डी कार्ड का। चूँकि कार्ड्स ए बी और सी डी इक्वल हैं इसलिए उनके हाफ भी इक्वल हैं। ये हमने रीज़न में लिख भी दिया। उसके बाद गिवन के अंदर एक और चीज़ थी, मैयर एंगल ए ई ओ इक्वल है मैयर एंगल डी एफ ओ। दोनों पर डिब्बा बना हुआ है और ये डिब्बा 90 के एंगल को जाहिर करता है। इसका मतलब है मैयर एंगल ए ई ओ इक्वल है मैयर एंगल डी एफ ओ के इक्वल है 90 डिग्री। ये ऊपर गिवन में लिखा हुआ है सो दैट ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के एंड ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। तो ये एंगल भी कंग्रेंट हो गए दो। तीसरी साइड ओ मैयर ओ ए इक्वल है मैयर ओ डी के। डायग्राम को देखें, सर्कल को देखें तो ओ से लेके ए तक सर्कल का रेडियस है, ओ से लेके डी तक भी सर्कल का रेडियस है। और डायग्राम के अंदर ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, यानी डॉटेड लाइन से हमने दिखा दिया है। तो ये तीसरी चीज़ भी इक्वल हो गई। तो एक हमारी जो पहली राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए ई है और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी एफ है, इनकी तीन चीज़ें हमने इक्वल कर दी हैं, कंग्रेंट कर दी हैं। तो फिर हम कह सकते हैं ट्राइंगल ओ ए ई कंग्रेंट है राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी एफ के। जब दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं तो मैंने इसकी रीज़न भी चेंज कर दी। जो मैंने लिखा उसके मुताबिक साइड ए ई डी एफ के कंग्रेंट, एंगल ए ई ओ एंगल डी एफ ओ के कंग्रेंट, और साइड या रेडियस ओ ए कंग्रेंट है ओ डी के। तो साइड एंगल साइड कंग्रेंट है साइड एंगल साइड के। यही पोस्टुलेट मैंने इस्तेमाल किया है दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रेंट करने के लिए, इसलिए मैंने लिख दिया एस ए एस कंग्रेंट टू एस ए एस। इस पोस्टुलेट की डेफिनेशन भी सुन लें। इफ टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ अ वन ट्राइंगल is congruent to two sides and an angle of other triangle, then this postulate is called SAS postulate। चूंकि दोनों ट्राइंगल्स congruent हो चुकी, अब जो हमारी ज़रूरत है हम वो लिख देते हैं। सो मैयर ओ ई इक्वल है मैयर ओ एफ के। रीज़न के अंदर क्या लिखेंगे? चूंकि कोरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स इक्वल हैं इसलिए उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी
इक्वल होंगी। सो करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।